नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की, भारत की परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया। और आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त, दार्शनिक और चिंतक। उनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नगला चंद्रभान में 1916 में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने आप में नाम ही नहीं एक विचार है। और अब कहते हैं ना कि हीरा की परख केवल जौहर ही जानता है। इसलिए उनके बारे में और परख करने के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं समाजसेवी, शिक्षाविद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के अध्यक्ष रहे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में सर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उनका जो विचार हैं, उनकी जो धारणा है वो आज के वर्तमान समय में, आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं युवाओं के लिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोई बहुत ज़्यादा नहीं जिए, 51 साल केवल जिए थे और बहुत ही अभावग्रस्त जिनका बचपन रहा हो, माता पिता दोनों जल्दी भगवान के प्यारे हो गए थे। मामा ने पालन पोषण किया, रेलवे में नौकरी करते इसलिए ट्रांसफरेबल जॉब थी, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से लगभग हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके पिलानी के बिरला स्कूल में पढ़ाई की। वहाँ स्कॉलरशिप मिला, बिरला जी ने स्कॉलरशिप दिया, खेतड़ी के महाराजा ने दिया, जिसके कारण वो आगे इंटर कर सके, बीए कर सके, एमए कर सके। एक ऐसी प्रतिभा, ऐसा विचारक जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और उसके प्रणेता डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, उसको राजनीति में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश हित में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की। उन्होंने नाम रखा था पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी के परिवार मतलब गुरु जी से मिलकर, गुरु गोलवलकर से मिलकर उन्होंने उसका नामकरण भारतीय जनसंघ करने को सहमत हुए। और देश के अंदर 15-20 लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे जो उनको जनसंघ में दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनमें से एक थे, जो संघ के पूरे उत्तर प्रदेश के उस समय सह प्रांत प्रचारक थे। उन्होंने जैसी आवश्यकता के अनुसार सब लोगों को साथ चलना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कद बहुत ऊंचा था, उनके मातहत रह के, उनके अंडर रह के काम किया और अपनी प्रतिभा को बढ़ाया। चिंतक थे, ओरिजिनल चिंतक थे, मनीषी थे। उन्होंने धीरे धीरे एक एक कदम सबको साथ लेके चलना, इतना बड़ा देश, उसके अंदर अपने को प्रभावी बनाना। दुर्भाग्य से डॉक्टर मुखर्जी 1953 में शहीद हो गए देश की एकता के लिए, और दीनदयाल उपाध्याय जी फिर उस दृष्टि से कि कोई उनका अभिभावक जो थे राजनीति, वो नहीं रहे। मौलीचंद शर्मा जी बने, दूसरे लाए, कई अध्यक्ष उनको ढंग से उस दृष्टिकोण का नहीं मिल पाया 15-16 साल तक जो उनको मार्गदर्शन दे। फिर भी संघ की, क्योंकि वो मूलतः स्वयंसेवक थे, भाऊराव देवरस जी उत्तर प्रदेश के कर्ता धर्ता थे, प्रांत प्रचारक थे, उनकी देखरेख में उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा, चाणक्य के ऊपर नाटक लिखा और धीरे धीरे 5 जन्य ऑर्गेनाइजर, राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया। प्रकाशन भी उन दिनों में जब हाथ से मशीनें चलती हों, स्वयं ही कंपोजिंग करते हों और स्वयं ही फिर स्टेशनों पे छोड़ के आना, कितनी मेहनत की होगी आज हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। परंतु जब लोग मजाक उड़ाते थे कि भारतीय जनसंघ का आर्थिक चिंतन क्या है, उस समय उन्होंने अध्ययन करके सब अर्थशास्त्रों का, भारतीय भी और विदेशी, उस समय कैपिटलिज्म एक मॉडल था अमेरिका का, कम्युनिज्म एक मॉडल था रूस का,
और एक समाजवादी विचारधारा थी। उन सब का अध्ययन करके उन्होंने भारतीय परंपरा पर आधारित चाणक्य का अध्ययन, क्योंकि उन्होंने उस पर नाटक लिखा जब किया ही था, और उसको उन्होंने धीरे धीरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या हम आर्थिक योजनाएं बनाएं, तो उन्होंने उस उनकी जो आर्थिक योजना है आजकल दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय और काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजना है जो युवाओं के लिए आजकल बड़ी लाभदायक है? तो उनका जो चिंतन था वो सारी ही युवाओं के लिए थी। वो क्या कह रहे थे, हर हाथ को काम मिले। तो वो गांधी जी के इन चीज़ों में ज़्यादा नज़दीक थे कि सबको काम मिले। उसके लिए लघु उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, गांव पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े तो युवाओं को काम मिलेगा। हमने नेहरू जी ने उल्टा मॉडल लिया, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े उद्योग, उससे मशीनें काम करेंगी तो लोग क्या करेंगे। तो उन दोनों के बीच एक समन्वय की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने एकात्म मानववाद एक दर्शन प्रतिपादित किया लगभग 1960s में, कि जिसके आधार पर 7 एम्स हैं जो इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र। उन्होंने कहा कि मैन मनुष्य केंद्र में रहना चाहिए हर योजना की। मशीन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले बात क्या समझाई कि आदमी को केंद्र में रखो, तो हर खेत को पानी मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, और छोटे छोटे बांध बनाए जाएं। अब नेहरू जी भाखड़ा बनाना चाह रहे थे, वो छोटे चाह रहे थे, परंतु एक धीरे धीरे आगे बढ़े। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति को भी दीनदयाल जी की बातें समझ में आनी शुरू हुई, जयप्रकाश नारायण को आई, आचार्य नरेंद्र देव को आई, और एक स्थिति तो ये आ गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी के समय या बाद, वो जनसंघ के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हुए थे। परंतु आज ये भूतकाल है। उन्होंने आगे बढ़े। 67 में जब संविध सरकारें बनी तो उन्होंने कहा राजनीति में कोई अछूत नहीं, कम्युनिस्ट भी साथ थे, अकाली भी थे, स्वतंत्र पार्टी भी थे, सबको साथ लेके एक विकल्प दिया। दुर्भाग्य से नहीं चला ज़्यादा लंबा, परंतु उन्होंने ये तो दिखा दिया कि राजनीति में जो हमें अछूत मानते थे, हमने उनको अछूत नहीं माना, कि हम तो छुआछूत के अगेंस्ट हैं। हम सबके समान व्यवहार चाहते थे, इसलिए धीरे धीरे अपनी ताकत पे आगे बढ़े। इमरजेंसी में जब देश की लोकतंत्र को बचाना था तो उस समय अटल जी, अडवाणी जी, सब लोगों ने मिलकर जनसंघ को विसर्जन किया, देश पे लोकतंत्र बचे, तानाशाही हटे, और जनता पार्टी में बिना शर्त सम्मिलित हुए। सर, जो मीडिया को बोला ना एक फोर्थ स्टेट है डेमोक्रेसी का, लेकिन पत्रकारिता की एक होड़ सी लगी है। लोग पत्रकारिता के पीछे भागते हैं, व्यवसाय समझते हैं, लेकिन उनका जो पत्रकारिता थी, उनका जो सरकार में के लिए बात करनी थी, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो शैली थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक पेपर छापा था, एक चलाया था, राष्ट्र धर्म, आज भी चल रहा है, और मुझे सौभाग्य मिला पांचजन्य ऑर्गेनाइजर की उस कंपनी में डायरेक्टर रहने का भी। अब जो आप बता रहे, आज समय के अनुसार चीज़ें बदली। पहले एक मिशन था पत्रकारिता, जितने पत्रकार थे, बड़े बड़े नाम, गणेश शंकर विद्यार्थी या कितने बड़े नाम लेंगे, वो एक मिशन लेके आते थे, और उस समय अखबार चलाने वाले भी मिशन मानते थे। आज का युग केवल फिर कमर्शियल हो गया, क्योंकि कैपिटलिज्म हावी हो गया, पैसा ही सब कुछ हो गया। तो आज एडिटर का नाम मैं पूछूं किसी 4 अखबारों को नहीं बता पाएंगे लोग। और पहले अखबार चलता किससे था? एडिटर के नाम से। रामनाथ गोयनका ने उस मिशन के लिए अपना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य भेंट चढ़ा दिया जवाहरलाल नेहरू से नाराज़गी मोल लेके, परंतु वो कभी अखबारों के एडिटर में उनका नाम नहीं आता था, लेकिन उनका जो लिखना था, उनका जो लेख था, वो अपने आप में अलग था। कि वो एक विलक्षण वो थे, वो दूसरों को प्रमोट करते थे, अपना अज्ञात नाम रखते थे या एक शूडो नाम रखते थे, परंतु लेख लिखते थे, रेगुलर लिखते थे। ट्रेन में चल रहे हैं, 3rd क्लास में चल रहे हैं, प्रवास पर हैं, फिर भी रेगुलर आर्टिकल लिखना, अध्ययन करना। वो एक ऐसे व्यक्ति कितने कभी सदियों में 1-2 होते हैं, और मैं समझता हूँ उनकी ही आज बातों को लेकर भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में अंत्योदय को जब लागू किया, हमारे मध्य प्रदेश में चीज़ें लागू हुई, और अटल जी के टाइम तो बहुत बड़ी संख्या में चीज़ें लागू हुई, सबको भोजन मिले। आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल से भूखे ना मरें, कोरोना काल और सब कुछ आया, भूखे नहीं मरने दिए। ये दीनदयाल जी, क्यों दीनदयाल नाम भी सोच समझ के शायद पेरेंट्स ने रखा था, दीनदयाल विरुद्ध संभारी और हरहुनाथ में संग, तो एक भगवान राम का ही नाम दीनदयाल है। परंतु उन्होंने गरीब घर में पैदा होकर भी
जो हमको शिक्षा दी, आज जिसके ऊपर देश चल रहा है, वो सबको मकान मिल रहे हैं। किसी ने सोचा था कि 5-6 करोड़ लोगों को पक्के मकान जिसमें पानी, बिजली, सीवर, शौचालय और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ये हो, सोची नहीं थी किसी ने। 10 करोड़। आधुनिकता की बात करिए तो जो सनातन की जो डेफिनेशन उन्होंने दी, आज के युग में सनातन है क्या, उसके बारे में उनका बड़ा स्पष्ट विचार था। सनातन निरंतर चिरंतन चीज़ें हैं जिसका ना आदि है ना कोई अंत है, और जो समय अनुकूल अपने आप को परिवर्तित करता रहे, जैसी आवश्यकता लगे समाज हित में। कुछ चीज़ें कालबाह्य हो जाती हैं जो समय अनुकूल नहीं है, उनको छोड़ो। वर्ण व्यवस्था थी, कार्य आधारित थी, वो धीरे धीरे जातियों में परिवर्तित होकर उसके कारण से विभेद पैदा हुआ, छुआछूत पैदा हुई। वो भारतीय परंपरा की नहीं थी। इसीलिए संघ का मूल चिंतन क्या है? हम छुआछूत के अगेंस्ट हैं, हम गैर बराबरी के अगेंस्ट हैं। कहने को तो कम्युनिस्ट भी यही कहते हैं, परंतु वो डंडे से करना चाहते हैं, हम समझा के करना चाहते हैं। दीनदयाल जी क्या मनोभाव बदलेंगे, लोगों की भावना आनी चाहिए कि हम सब एक हैं। एक ही गुरु नानक ने भी क्या कि सबका मालिक एक है, सभी ये कहते हैं, परंतु उसको परिपालन करना बहुत टेढ़ा काम है। परंतु 98 ईयर्स हो गए संघ को। उसी भावना को जनसंघ के रूप में, फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में, दीनदयाल जी एक मूलतः चिंतक थे, विचारक थे, और उनके ऊपर चलना कोई कठिन है। उन्होंने चुनाव लड़ा और कहा मैं पंडित शब्द से वोट नहीं मांगूंगा। जौनपुर कृपलानी जीत गए, उसी समय 3 चुनाव थे, मिल के लड़े थे। लोहिया जीते, दीनदयाल जी हार गया। और उन्होंने क्या कहा? दीनदयाल बेशक हार गया, परंतु मेरी विचारधारा, मेरा जो संकल्प है वो जीता। अब ये हार जीत में सब समभाव लेके चलने वाले व्यक्ति आज, इसीलिए मोदी जी बिल्कुल उनकी सारी उन चीज़ों को पालन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आधुनिकता लाकर। क्योंकि आज चंद्रयान बनाना है, उस समय शायद उतनी आवश्यकता नहीं थी। उस समय भूख बड़ी चीज़ थी। आज भूख, भय, बीमारी से मुक्त हो समाज, तो आज आयुष्मान योजना लाकर 50 करोड़ लोगों को कवर करना। दीनदयाल जी के चिंतन पर सरकार चल रही है, और मुझे लगता है आने वाले 10 साल में भारत विश्व के अग्रणी 3 राष्ट्रों में होगा। और 2047 तक जो हमारा टारगेट है, जब हम अपना 100 साल मनाएंगे आज़ादी के, उस टाइम तक भारत में भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, अत्याचार ये सब समाप्त होकर जो अंबेडकर जी का सपना था कि सब बराबर हों, जो गांधी जी का सपना था, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, हमारे अनेकों वीरों का, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबके एक सपने थे कि एक बराबरी का समाज हो जिसमें अभाव ना हो। उनको पूरा करने के लिए हम सब दीनदयाल जी और उन सभी महान पुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ें, और आने वाले समय में भारत राष्ट्र का जो गौरव है, जो पिछले G20 और इन सब कार्यक्रमों से बहुत बड़ा है, हमारा आदित्य L1 भी चल रहा हो, चंद्रयान भी सफल हो, वैज्ञानिक आधार मिला हो, और आज हम गर्व से अपने वेदों में वर्णित विज्ञान को, जो आइंस्टीन ने भी माना था, विदेशी लोगों ने माना, भारत में नहीं माना था, आज वो भी सब लोगों के समक्ष आ रहा है। और हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हुए हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो पूरी धरती को एक परिवार माने, प्रकृति को भी अपना माने, पेड़ों को भी माने, ताकि आज ये ग्लोबल वार्मिंग है, अधिक बारिश है, कभी सूखा है, बाढ़ है, ये क्यों है? ये प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ की। तो दीनदयाल जी क्या कहते हैं? हमें दोहन नहीं करना है, हमें उसको माँ समझ के प्रयोग करना है। माँ का दूध बच्चा पीता है तो दूध काटता नहीं है। तो आज यही उन्होंने समझाया था कि हम 2 लाइन में अगर हम जीवन को निचोड़ना चाहें तो युवाओं के लिए क्या 2 ऐसे शब्द होंगे आपके कि उनको माने तो ये जो देश है, जो जिसका गौरव रोजाना बढ़ रहा है, वो बढ़ता चले? राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने, अपने लिए जीते हुए समाज की, प्रकृति की, राष्ट्र की चिंता करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक बैलेंस रहेगा, एक समभाव रहेगा। और हम जितना आवश्यक है, गांधी जी भी एक जितना आवश्यक है वो मिलेगा। ग्रीड की कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, लालच का कोई कभी पूरा नहीं होता। नीड पूरी हो सकती है, आवश्यकताएं पूरी हो सकती। तो प्रत्येक हमारे युवा से एक ही अपील है कि वो पश्चिमी नकल ना करके भारतीयता को समझें
और अपने को कम से कम उपयोग करते हुए, संयम रखते हुए आगे बढ़ें, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, अधिक से अधिक कौशल को प्राप्त करें, तो निश्चित तौर पर वो भी सफल होंगे, मेरा राष्ट्र भी सफल होगा। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी भारत माँ की सेवा होगी। एक उनके कौशल जो आपने कहा ना, उनके कौशल पर बहुत उन्होंने जोर दिया है। कौन सी योजनाएं हैं जो अभी युवाओं को नहीं पता है, उनको जानकारी होनी चाहिए? अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने कहा कि हमारे हर व्यक्ति को 6वीं 7वीं पढ़ते पढ़ते कुछ न कुछ हाथ का काम उसे आना चाहिए। हमारे देश के लोगों को दिमाग है, और हमारे दस्तकार, हमारे हस्तकला वाले लोग गांव में थे, उनको सब कुछ आता था, परंतु उन पर फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, मैकाली वाले सर्टिफिकेशन नहीं था। परंतु मेरे जो कलाकृति 2000 साल से पहले जो मंदिर बने, 4000 साल पहले बने, किस दिन चांद की किरण भगवान शिव के माथे पे जाएगी और किस दिन चरण पे जाएगी, कितनी कैलकुलेशन माइन्यूट थी, वो कौशल है। और वो कौशल आता है अभ्यास से। तो इसलिए कौशल की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो सब चीज़ें प्राप्त हो जाएं। और कौशल इस देश की ताकत रही है, और वो आज बिखरा पड़ा है। दक्षिण भारत में विशेष तौर पर जाएं तो जितनी भी आप देखेंगे नक्काशी, जितने काम देखेंगे, उत्तर भारत में क्यों मुग़लों ने तोड़ फोड़ बहुत की, हमारे पुस्तकालय जला दिए, हमारे यूनिवर्सिटी जला दी, परंतु फिर खड़े करने हैं और आने वाले 20-22 साल में ही करना है, लंबा समय नहीं है। इस देश के लिए 2047 जो एक डेडलाइन है, उस तक सब चीज़ें पूरी करनी, हम रहें ना रहें, ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र, ये विश्व शांति से, सह अस्तित्व से रह सके, उसके लिए जो भी आवश्यक है वो हमें करना चाहिए, और करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद सर आपका इतने सुंदर विचार देने का। देश सर्वोपरि, ऐसे ही विचार थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, और ऐसे ही विचार होने चाहिए हमारे युवाओं को। आज देश के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं सोचना। इन्हीं विचारों के साथ मेरे को दीजिए अनुमति, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।